Okay, now let us start with the principles of management. सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने बनाया था? इट वाज मेड बाय हेनरी फेयोल and the duration of his life was from 1841 to 1925. He was a French mining engineer and he is the one who has proposed 14 principles of management. These principles were made by conducting various experiments and observations. वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे वहां भी और बाद में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल को कलेक्ट करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए. एक्सपेरिमेंट्स मतलब नथिंग हार्श बट ही मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर बिहेवियर और उससे फिर उन्होंने समराइज किया ये सारे प्रिंसिपल्स. एंड बहुत सारे मैनेजमेंट की बुक्स में उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है इवन दो इट इज 1841 19th सेंचुरी की बात है फिर भी. राइट, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स. राइट, फर्स्ट वन इज डिविजन ऑफ वर्क. प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. 14 प्रिंसिपल्स आएंगे एक के बाद एक. फर्स्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. The work in an organization is divided into. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं. जब हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, कमर्शियल होते हैं, अकाउंटिंग होते हैं, सिक्योरिटी होती है. फाइनेंशियल में होता है कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से आपके फंड्स आने वाले हैं, आगे आप कौन से नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं. टेक्निकल में होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी सही टाइम पे हो रही है, उसका प्रोडक्शन राइट क्वांटिटी में हो रहा है, इन द गिवन टाइम हो रहा है और उसको बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी का आ रहा है. कमर्शियल अगेन आपके एडवर्टीजमेंट की बात है, प्रमोशन की बात है, सेल्स की बात है. अकाउंटिंग ऑब्वियसली फंड्स से रिलेटेड ही है कि आपके पेमेंट्स आ रहे हैं, आप सामने जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदी है उनको पेमेंट दे रहे हैं. नेक्स्ट आप अपनी लोगों को सैलरी दे रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आपके अकाउंटिंग में आ जाएंगे. एंड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज सच अ ह्यूज डेटा विच इज फ्लोटिंग अराउंड, सिक्योरिटी इज नीडेड. These works are handled by various people in the organization. और सही काम पे सही इंसान को रखना, द कैपेसिटी विच अ पर्सन इज हैविंग, द स्किल और द टैलेंट विच अ पर्सन इज हैविंग, उसी बंदे को उस काम पे लगाना, ये आपके मैनेजरियल स्किल की स्मार्टनेस होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए. एक मैनेजरियल प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप डिविजन ऑफ वर्क करिए. अगर कोई सेल्स में बहुत अच्छा है तो आप उसको सेल्स का मैनेजर बनाइए, उसको आप बिना मतलब एडवर्टीजमेंट में मत रखिए. एडवर्टीजमेंट इज अ क्रिएटिव फील्ड. Okay, so in that particular field you can, there is no point having someone who is very good in sales. तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियसली डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि कौन से पर्सन को आप कौन से काम के लिए अपॉइंट करें. उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके स्किल्स क्या है, उसके टैलेंट क्या है. डिविजन, योर वर्क हैज टू बी डिवाइडेड लुकिंग द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स. Okay, so this is the first principle, that is principle of division of work. Let us go to the second one. प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, पावर टू टेक डिसीजंस. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल, यानी कि आपकी जिम्मेदारी. आपने कोई डिसीजन लिया, आप अपने डिसीजन, आपने अगर लिया है कि डिसीजन यू आर गोइंग टू स्टडी कॉमर्स फॉर कमिंग 5 years, you should not jump on some other thing, then you cannot study either this or that, you have to follow your decision. Okay, सो आपको जिम्मेदारी है कि आप अपने डिसीजंस को फॉलो करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इज हैविंग द अथॉरिटी कि वो किस बच्चे को एडमिशन दें, किस बच्चे का एडमिशन डिनाई करें, ये कंप्लीटली उनके पास अथॉरिटी है. लेकिन उनकी जो ये अथॉरिटी है वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए. द पर्सन शुड हैव अ वैलिड रीजन कि अगर वो किसी का एडमिशन डिनाई कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, और अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं. ये बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. अगर एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी चीजों को नहीं करता है तो फिर उसकी डिसीजंस को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अथॉरिटी should always come along with the responsibility, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी अथॉरिटी इज वेस्ट. आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है लेकिन आपके हाथ में पावर ही नहीं है, तो फिर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपके डिसीजंस कोई फॉलो ही नहीं करने वाला है, राइट. तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ गोज हैंड इन हैंड एंड शुड बी अकम्पनीड विद ईच अदर. Next principle is principle of discipline. Discipline is something we all need to follow in our lives. Personally बोलिए, organization में बोलिए, आप अपने college जाते हैं वहाँ बोलिए, everywhere you need to be in some kind of a discipline. You need to follow some rules and regulations. Suppose आप गाड़ी भी चला रहे हैं, if you are driving a two wheeler, rules and regulations आपको follow करने हैं कि आपको helmet पहनना है, आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं. अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगानी है. अगेन जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं आपको. सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो टाइमिंग आपकी है, आप एज ए एम्प्लॉय आपको उसी टाइम पे रिपोर्ट करना है. अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस दूसरे स्टेट में है, आपको वहां पर जाके रिप्रेजेंट करना है अपने कंपनी को, सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर मान लो किसी कंपनी ने डिसीजन लिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रोजेक्ट ऑन लिकर और टोबैको, सो तो एज अ मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको भी उसको अबाइड करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. अगर आपको ऐसा लगता है एज अ मैनेजर कि नहीं इसमें बहुत प्रॉफिट है, स्टिल यू कैन नॉट टेक द डिसीजंस बिकॉज यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट. अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ पेड लीव्स अलॉटेड है, तो आपको देखना होगा कि आप वो पेड लीव्स देते हैं उस एम्प्लॉय को, right. So whatever rules and regulations are there you need to follow, and following rules and regulation is nothing but following, being in discipline. So it is very important for a leader to have a good discipline in himself and in the organization. Organization बहुत बार अपने लीडर्स को ही फॉलो करता है. अगर आपके अच्छे किसी देश में भी देख लीजिए, अगर अच्छे लीडर्स हैं तो फिर वहाँ के सिटीजन्स भी सही डायरेक्शन में जाते हैं. So first three principles are, repeat along with me: principles of division of work, principle of authority and responsibility, principle of discipline. Next one what we are going to see is unity of command. Principle of unity of command. One superior has to give order to his subordinate. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे के सर पे चार चार सुपीरियर्स बैठे हैं और सब उसको ऑर्डर कर रहे हैं और उसको पता नहीं चलेगा कि उसने करना क्या है. द डिसीजंस विल नॉट बी मेड प्रॉपरली. सपोज अगर एक मैनेजर फाइनेंस में आके बोल दिया कि इस साल हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, और फिर दूसरा मैनेजर आके बोल देता है कि नहीं भाई हमें 6 मंथ्स के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करना है शेयर होल्डर्स को. Now the people who have to do the actual work will get confused कि should we declare or shouldn't we declare, what is the best thing for the company, you know. तो इस केस में क्या होगा कि आपके डिसीजंस मिस हो जाएंगे और आपकी रेपुटेशन एज अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी खराब हो जाएगी, अमॉन्ग योर सबॉर्डिनेट्स भी खराब हो जाएगी और सबॉर्डिनेट्स कंफ्यूज भी हो जाएंगे. तो यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर आपको बाजू में दिख रहा होगा, उसमें एक साइड पे राइट अप्रोच है और दूसरी साइड पे रॉन्ग अप्रोच है. The red dots are the superior और ग्रीन डॉट्स आर द सबॉर्डिनेट. अब राइट अप्रोच ये होता है कि एक सुपीरियर हो और उसके सारे सबॉर्डिनेट्स सुने जो भी वो डिसीजंस दे रहा है. और दूसरा रॉन्ग अप्रोच जो हमने देखा है कि बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स हैं लेकिन सुपीरियर्स भी मोर देन वन है, तो मोर देन वन होने पे क्लैश हो सकता है डिसीजंस का और कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं जा सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट उसमें ज्यादा आ सकता है, राइट. So this was the fourth principle, unity of command. Let us see the fifth one, unity of direction. आपका गोल जो आपको अचीव करना है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी वन प्लान, वन हेड, common goal, and this has to be applied by the whole group.
पूरा ग्रुप जो है, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ही काम कर रहे हो, चाहे टॉप से लेके लोअर मैनेजमेंट, फोरमैन तक, सुपरवाइजर तक, everybody has to be going for one single goal of the organization and only then that can be achieved. अगर एक हमने गोल रखा है कि हमारी सेल्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें हमने गोल रखा हुआ है कि हमें नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, हमें अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है, जो भी हमने गोल्स रखे हैं, तो उस डायरेक्शन में हम इवेंचुअली पूरा ग्रुप जाना चाहिए. और द प्लान हैज टू बी कमिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर हेड, वन पर्टिकुलर पर्सन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल लोग अपना अपना प्लान फ्लोट कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है कि किस प्लान को फॉलो करना है. ठीक है, मान लो अगर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम प्लान ए नहीं चला, वी कैन हैव ऑल्टरनेटिव प्लान बी. लेकिन जब चल रहा है तो एक सिंगल प्लान सब पूरे ग्रुप के लिए चलता है. सो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, थिंग्स आर गोइंग इन वन डायरेक्शन. Next one is principle of subordination interest to organizational interest. आप एक इंडिविजुअल, जैसे हम एक कंट्री की बात करें तो हम कंट्री का इंटरेस्ट हम पहले देखते हैं, हम इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बाद में देखते हैं. अगर हम जैसे मान लो कि सिपाही अगर कोई बॉर्डर पे है तो वो अपना इंटरेस्ट नहीं सोचेगा, यार आई नीड अ वेकेशन, आई नीड अ हॉलीडे. ही विल बी थिंकिंग फॉर द कंट्री फर्स्ट बिकॉज दिस इज व्हाट हिज ड्यूटी इज. Similarly, when you are working for an organization, you will always keep the organization first and then you will think about yourself. अगर organization prosper हो रहा है तो आप automatically prosper होगे. अगर मान लो आपके किसी करने के वजह से भले आपको उसका benefit नहीं मिला हो, you may be not getting complete worth of it, but the organization has gained because of that. तो आप indirectly आपको भी gain होगा. Okay, so it is very important from the employee's point of view that you have to keep yourself secondary and the organization primary or on the first preference, right? Next, so principle number 7 is principle of centralization. पावर या तो सेंट्रलाइज हो सकता है या डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है, लेकिन दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड हैं. इसलिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि हमें एक बैलेंस फाइंड आउट करना चाहिए दोनों के बीच में. कभी ऐसा जरूरी है कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग मैनेजर्स को डिसीजन लेना चाहिए, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है. कभी कभी एक मेन गोल हम फिक्स करते हैं तो ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन हो सकता है. कोई कोई डिसीजंस कंपनी के लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉइज को हम लोगों को इस साल बोनस देना है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन होगा. लेकिन एम्प्लॉइज के वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात करनी है तो ये हम मैनेजरियल लेवल पे भी कर सकते हैं. अगर उनके कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है तो ये हम एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में भी कर सकते हैं, राइट? So concentration of power and authority to take decision of an organization, there should be a good balance between centralization and decentralization depending upon the size of organization. अगर छोटा organization है तो एक ही, जैसे हमने सोल ट्रेडिंग में देखा हुआ है कि एक ही बंदा सारा decisions ले रहा है, so the all the power is with the sole trader only. partnership है तो सारे partners ही decision लेंगे for the organization. लेकिन जब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो यू हैव मल्टीपल पीपल, जरूरी नहीं है कि एक ही मैनेजर हर मीटिंग अटेंड करे, तो अलग अलग हेड्स बनाए हुए हैं, तो हर मैनेजर के पास कुछ अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिसीजंस फॉर द कंपनी ले सकते हैं, राइट? वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिले, उनको सही पगार मिले, उनको गुड वर्किंग कंडीशंस मिले. और उससे क्या होगा कि उनका जो भी पोटेंशियल है वो अच्छी तरह से इवन दे विल फील दैट दे शुड गिव बेस्ट फॉर द कंपनी. क्यों आते हैं लोग बाहर काम करने के लिए? बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न. एंड अगर उनकी अर्निंग में प्रॉब्लम होगी, अगर उनको लगेगा कि जितना वो अपना समय दे रहे हैं, जितना वो अपना पोटेंशियल दे रहे हैं उसका वर्थ उनको नहीं मिल रहा है, फिर उनको पूरा मन से काम नहीं कर पाएंगे. बट एट द सेम टाइम अगर उनको लगेगा कि नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे समझती है, मुझे बेनिफिट्स देती है, मुझे ट्रेवलिंग कन्वेंस के लिए व्हीकल रखा हुआ है, आपने देखा होगा आजकल पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी होती है बहुत सारी, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज के लिए क्यों की जाती हैं? बिकॉज they should be getting
maximum comfort, they are coming and giving their duties to your organization to achieve your goals, तो उसके लिए उनको भी अच्छी तरह से circumstances में हमें देना चाहिए सारी सुविधाएं। ओके, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज के लिए। दे शुड बी पेड कीपिंग देयर एक्सपर्टीज। अगर मान लीजिए कोई 10 साल से काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, कोई 2 साल से काम कर रहा है, तो जब प्रमोशन होगा तो दोनों का एक जैसा प्रमोशन नहीं हो सकता। समवन हु इज वर्किंग फॉर 10 years should be considered for giving more promotion, more perks, more salary increment, okay, 2 years के कंपैरिजन में। तो इन सारी चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। These things always should be taken into consideration, and this is what is principle of remuneration. Proceed to the next one, principle of scalar chain. यहाँ पे मैं आपको एक चीज का मतलब समझा दूं, that is plank, gang plank. जब आप बोट राइड करते हैं, आप नाव से कहीं जाते होंगे घूमने के लिए, तो जब आपको उतरना होता है तो जमीन तक, नाव से लेके जमीन तक एक लॉग डाला जाता है, एक प्लाई डाला जाता है, जिसपे आप चढ़ के उतर सकते हैं। एक छोटा सा नैरो ब्रिज जो कि बहुत ही मूवेबल होता है, परमानेंट नहीं होता, एक छोटा सा ब्रिज जैसा बना देते हैं जिसके ऊपर आप पैर रख के उतर सकते हैं। ओके, सपोज मान लीजिए एक छोटा सा स्ट्रीम ऑफ वाटर किसी गांव में जा रहा है और आपको इस तरफ से उस तरफ जाना है, तो बीच में एक टेम्पररी प्लैंक आप डाल सकते हैं, और उस प्लैंक का काम ये होता है, इट मेक्स अ ब्रिज काइंड ऑफ थिंग बिटवीन द बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ पर हम गैंग प्लैंक समझने के लिए पहले हमको चेन देखना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन टॉप लेवल से लोअर लेवल पे आता है, जैसे जनरल मैनेजर टू फंक्शनल मैनेजर टू सुपरवाइजर टू फोरमैन टू द वर्कर, तो ग्राउंड तक आता है। अगर हमको ऊपर अगर कुछ मैसेज भेजना है, तो वैसे ही अगर मान लो प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आया तो सुपरवाइजर को बोला गया, फोरमैन ने बोला, फिर वो फंक्शनल मैनेजमेंट, देन इट इज गोइंग अपवर्ड्स। लेकिन यहाँ पर हम स्केलार चेन में दूसरी गैंग प्लैंक की बात जो कर रहे हैं, कि मान लो बीच में हमें कहीं कम्युनिकेशन करना है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हमें दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ बात बोलनी है, कम्युनिकेशन करनी है, जो कि बहुत अर्जेंट है, नहीं करेंगे हम लोग तो शायद हमारा प्रॉब्लम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को आगे बढ़ाने में। सो दैट ब्रिज व्हेन इट बिकम्स, इट इज सेड टू बी गैंग प्लैंक। जैसे हमारा ए ने डिसीजन लिया, इट इज गोइंग टू कम टू बी टू सी डी ई एंड एफ एंड जी, एंड सिमिलरली दूसरी डिपार्टमेंट में अगर है तो ए ही कॉमन सुपीरियर है, वो एल एम एन ओ पी को लेके आ रहा है, डिसीजंस दे रहा है, और डिसीजंस ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, उसी फैशन में जाते हैं। लेकिन मान लो सडनली बिकॉज ऑफ सम रीजन वन डिपार्टमेंट, अ पर्सन एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट एक साइड के एफ को कुछ कम्युनिकेट करना है पी से, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे कर देगा, एंड इस दौरान जो ब्रिज बनता है उसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ओके, सपोज देर इज अ चेंज इन सम प्लान, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल चेन अगेन, द मैनेजर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट एट द लोअर लेवल, एंड इन द प्रोसेस सेव लॉट ऑफ टाइम, समय बचता है बहुत सारा। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। राइट रीजन, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम बहुत ज़रूरी है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मटेरियल। अगर सही मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्शन के लिए बोला गया है लेकिन आपके पास मटेरियल ही नहीं है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? If you're not having people for production, what are you going to do? And if you're not having right people for production, what are you going to do? तो ये सारी चीजें, सभी चीजों को सही समय पे उपलब्ध करवाना भी जरूरी है अगर आपको सही मैनेजमेंट प्रोसीड करना है। मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इमीडिएटली इस प्रिंसिपल के बारे में सोच सकते हैं कि हो सकता है हमने राइट ऑर्डर में रखा नहीं है चीजों को, राइट प्लेस पे चीजों को नहीं रखा है। अगर मान लो आप एक छोटे से डेस्क पे काम कर रहे हो, आपके पास स्टेशनरी अगर वो आपकी सही ढंग से नहीं रखी हुई है, तो राइट टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं होती। बुक्स आपने ठीक से नहीं रखी है तो अवेलेबल नहीं होती है, सो यू गेट इरिटेटेड एट टाइम्स। It is very important that right person should be placed at right time, right job, okay, and right material should also be provided. इससे क्या होगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, बेस्ट काम निकलेगा ऑर्गेनाइजेशन से। लेट अस गो टू द 11th वन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हर एम्प्लॉय कंपनी का
अच्छी तरह से फेयरली ट्रीट होना चाहिए। मान लीजिए कि एक सुपीरियर है और उसका कोई रिलेटिव है सबॉर्डिनेट, तो 10 सबॉर्डिनेट में से अगर कोई उसका रिलेटिव है तो उसको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको ज़्यादा कम काम देना चाहिए, बाकियों को ज़्यादा काम देना, तो ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो जेन्युइनली कोई अपना आपका एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट गुड आइडियाज ला रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको पर्क्स दीजिए, उसको राइट टाइम पे मोटिवेट करिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए। ओके, इक्वल ट्रीटमेंट करिए सभी के बीच में, एंड द सबॉर्डिनेट्स नीड्स टू बी क्लोज टू देयर सुपीरियर्स, दे शुड बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, अपने प्रॉब्लम्स लाने जितने वो लोग कंफर्टेबल होने चाहिए अपने सुपीरियर्स के साथ। सो फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज के साथ, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है तो उसको नया है इसलिए उसको कुछ परेशान करना इज नॉट अ गुड थिंग, या कोई सबॉर्डिनेट ज्यादा आपसे, आपको लगे कि आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है इसलिए उसको परेशान करना, सो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी एनकरेज्ड, शुड नॉट बी डन। The all the employees should be treated in equity, so this is principle of equity. Let us go to the 12th one, principle of stability of tenure. Everybody wants security in their job. So और सिक्योरिटी कब मिलेगी, जब उसको लगेगा कि जहाँ वो काम कर रहा है वो उसकी अपनी जगह है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन्स ही इज वर्किंग इन हिज ओन इंस्टीट्यूट, ही इज वर्किंग इन हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। जब वो फीलिंग उसके अंदर आएगी, वो कंफर्ट आएगा, वो एक कॉन्फिडेंस आएगा, देन ही विल बी गिविंग बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड दैट विल कम व्हेन ही नोज दैट ही इज वेरी सिक्योर। ऐसा नहीं होना चाहिए अभी जैसे सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द प्रिंसिपल्स। अभी कई लोगों को हो सकता है डर होगा कि शायद सबकी इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है, कंपनीज की इकोनॉमी खराब चल रही है, हो सकता है हमको जॉब से प्राइवेट में निकाल दिया जाए या कुछ भी हो, तो एक इनसिक्योरिटी का माहौल आ सकता है। सो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, राइट? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर यानी द लॉन्ग द स्पैन ऑफ वर्किंग हैज टू बी देयर। लोग गवर्नमेंट जॉब्स को क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज वहां पे स्टेबिलिटी का टेन्योर ज्यादा रहता है। तो सेम थिंग हैज टू बी देयर, और ये प्रैक्टिस किसको करनी चाहिए? मैनेजर्स को करनी चाहिए। 13th one is principle of initiative. Initiative yani taking initiative to give good ideas, taking initiative to give new thoughts, taking initiative to participate in discussions, giving your experience, sharing your experiences. तो कुछ भी नयापन अपने थॉट्स का लाना टेबल पे, तो एज अ सुपीरियर उसको आपने अप्रिशिएट करना है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है, एनकरेज करना है, उसे एक प्लेटफॉर्म देनी है, उसे आगे बढ़ाना है, डायरेक्शन देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सबॉर्डिनेट ने कुछ लाया और आप उसको सिर्फ झाड़ के हलक कर दिए। आपको बोलना, आपको उसे एनकरेज करना चाहिए कि येस एवरीबडी शुड कम अप विथ न्यू आइडियाज। यू कैन सी नाउ इवन गवर्नमेंट्स आर आस्किंग टू गिव आइडियाज के भाई सिटीजन्स के पास कुछ नई आइडियाज है इस चीज के साथ डील करने के लिए, तो प्लीज कम अप। तो हमेशा नए आइडियाज को अप्रिशिएट करना चाहिए, नए इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी से कुछ चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे, ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह। ओके, सो 13th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, टेकिंग सम न्यू स्टेप्स। Next one is, and the last one is principle of spirit de corps. ये इसका मीनिंग होता है टीम स्पिरिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना टीम स्पिरिट के नहीं चलेगा। जहां पर भी ग्रुप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है वहां पर टीम स्पिरिट होना जरूरी है। चाहे हमारे क्रिकेट का मैच हो जाए, या फिर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हो जाए, या किसी के फैमिली हो जाए, फ्रेंड्स हो जाए, वी नीड टू ऑलवेज हैव अ गुड स्पिरिट और टीम स्पिरिट जिसमें हमको काम करना है। और टीम स्पिरिट होगी तो क्या होगा? हमारे गोल्स अचीव होने में हमको आसानी होगी। आपस में हर बंदे का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, एक सेम इंटरेस्ट होगा, और सब एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक दूसरे को मदद करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टीम spirit, principle of team spirit. With this we come to an end of this particular video जिसमें हमने 14 principles of Henry Fayol समझा है।
children, even though these are very easy principles, लेकिन 14 principles one after another आपको again and again go through करना है. सिर्फ पॉइंट्स याद मत करना, अंदर क्या मटेरियल लिखना है ये भी बहुत जरूरी है. I would request you to also go through the textbook material, whatever e-book is available, and then ये circle finish होगा. Without before proceeding to the next video, please see to it that you are done with this particular principles of management, 14 principles of management. Thank you very much.